एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस की टेस्ट ड्राइव, एप्रिलिया चूनो 457 का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, क्या मारुति सियाज को बंद करने की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्शन लेटली हमने लग्जरी सेगमेंट में देखा है और इसी कड़ी में BMW ने हाल ही में अपनी iX1 लॉन्ग व्हील बेस को लॉन्च किया है। ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है बल्कि अपने आप में एक डेफिनेशन क्रिएट करती है, क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस का मतलब गाड़ी के अंदर ज़्यादा स्पेस, बेटर कंफर्ट और एक शानदार एक्सपीरियंस होता है। तो क्या ये गाड़ी ये सब कुछ ऑफर करती है? ये सब जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। BMW इलेक्ट्रिक X1 यानी iX1 को पहली बार इंडियन मार्केट्स में साल 2023 में लेकर आया था और अब फाइनली ले आया है iX1 के लॉन्ग व्हील बेस वर्जन को। इंटरेस्टिंग ये है कि iX1 लॉन्ग व्हील बेस पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है BMW के पोर्टफोलियो से जिसे लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा और इसीलिए ये काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड भी है अपने कंपटीशन के सामने। इसे कंपनी ने 49 लाख रुपीस के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। वहीं जिसका क्लोज कंपटीशन होता है वो मर्सिडीज की EQA से होता है जिसकी कीमत 67.2 लाख से शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस सबसे पहले इंडियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस की गई है और उसके बाद ये ओवरसीज मार्केट में लॉन्च होगी। बात करें लुक, फील और प्रेजेंस की तो जो स्टैंडर्ड व्हील बेस वर्जन है iX1 का वैसी ही ये दिखाई देती है। हालांकि माइनर डिजाइन ट्विक्स की गई हैं, जैसे कि आपको फ्रंट में ये क्लोज्ड ऑफ ग्रिल मिलती है, जो इसके अलॉय व्हील्स हैं उनको अपडेट किया गया है। अदरवाइज लार्जली ये iX1 जैसी ही दिखती है, लेकिन जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है व्हील बेस में, क्योंकि ये लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है। आपको इसमें अपडेटेड व्हील बेस मिलता है 2800 मिलीमीटर का। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसे मर्सिडीज की EQA से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले ये ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा लेंथी है और ज़्यादा हाइट भी आपको इसमें मिलती है। सिमिलरली EQA में 2729 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, वहीं BMW iX1 में 2800 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है। सिमिलरली बूट साइज भी आपको मर्सिडीज की EQA में 340 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं इस गाड़ी में आपको 490 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो रियल ट्रीट है वो वही है, लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंदर ज्यादा स्पेस इस गाड़ी में हो सकता है। आइए देखते हैं क्या बदलाव अंदर किए गए हैं। तो गाड़ी के अंदर जो चेंजेस हैं वो डैशबोर्ड के लेआउट में भी आपको दिखाई देंगे। अब जो इसका कर्व डिस्प्ले है उसका डिजाइन भी पहले से थोड़ा सा डिफर है। हालांकि जो लुक एंड फील है वो स्टैंडर्ड व्हील बेस वर्जन वाली ही है। फीचर्स की बात करें तो आपको 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, 10.7 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। स्टैंडर्ड वर्जन की तरह ये सॉर्ट ऑफ फ्री फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल मिलता है या फिर एक एक्सटेंडेड आर्मरेस्ट आप बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन में वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। कप होल्डर्स हैं, सीट्स बकेट स्टाइल की हैं, कंफर्टेबल हैं और फ्रंट सीट्स में आपको वेरियस इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स तो मिलते हैं ही, लेकिन मसाज फंक्शन भी इसमें दिया गया है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पेनोरामिक सनरूफ तो मिलती है ही, साथ ही सेफ्टी के लिहाज से 8 एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा, पार्क असिस्ट, ड्राइवर असिस्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल विद ब्रेक फंक्शन एंड फ्रंट कोलिजन वार्निंग। लेकिन अब चलते हैं सीधे रेयर सीट पर, देखते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए क्या एलिमेंट्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस कितनी है। तो डेफिनेटली जो व्हील बेस बढ़ा है उसका सीधा इम्पैक्ट अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा स्पेशियस है। हालांकि जो आपके पैरों का पोस्चर रहेगा, जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा लैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वर्जन है तो उस तरीके का आपको थाई सपोर्ट इसमें नहीं मिलता है यूजुअली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। लेकिन आप नी रूम देखिए कितना ज्यादा है, भरपूर स्पेस आपको अब सेकंड रो में मिल रहा है। जरूरत पड़ने पर 3 इंडिविजुअल पैसेंजर्स भी आसानी से बैठ सकते हैं, 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी शायद इसीलिए दिए गए हैं। सीट्स कंफर्टेबल हैं और विदाउट डाउट अब स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले लॉन्गर व्हील बेस वर्जन इस प्राइस रेंज के साथ एक अट्रैक्टिव ऑफरिंग इसलिए है क्योंकि रेयर सीट्स पर डेफिनेटली काफी अच्छा स्पेस और कंफर्ट अब मिल रहा है।
अब बात करें इसकी पावर परफॉर्मेंस या इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इसमें 66.4 किलोवाट का बैटरी पैक आपको मिलता है। फ्रंट एक्सल में माउंटेड मोटर है, जिसको पावर जो मिलती है मोटर को वो 204 HP की पावर है। वहीं 250 Nm का टॉर्क भी ये लैंड करती है। कंपटीशन के मुकाबले यानी EQA के मुकाबले इसका जो बैटरी साइज है वो भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन ये उतनी ही क्विक है। अगर कंपनी के क्लेम फिगर्स की बात करें तो EQA हो या फिर लॉन्ग व्हील बेस iX1 ही क्यों ना हो, ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 8.6 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। दोनों ही गाड़ियों के लिए क्लेम फिगर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये परफॉर्म कैसा करती है, क्या स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, आइए जानते हैं। तो BMW ने iX1 लॉन्ग व्हील बेस में रेयर सीट पैसेंजर्स के कंफर्ट पर ज्यादा फोकस किया है रेदर देन ड्राइवर पर, और इसीलिए आपको रेयर सीट्स की जो बेस है उसकी लेंथ 15 मिलीमीटर बढ़ाई गई है और सॉफ्टवेयर कुशनिंग थ्रू आउट प्रोवाइड की गई है। इतना ही नहीं, आप बैक सीट को 28.5 डिग्रीज तक रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ऑल्दो जो कीमत कम इस गाड़ी की रखी गई है और जो रेयर पैसेंजर्स पर फोकस किया गया है, उस पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है कुछ दूसरे फीचर लिस्ट पर। iX1 में रेयर विंडो ब्लाइंड्स आपको नहीं मिलती हैं, जो कि एक वर्थवाइल एडिशन हो सकता था। साथ ही इसमें पेनोरामिक सनरूफ भी फिक्स्ड ग्लास है, यानी ओपन नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस और रेंज पर ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा कि iX1 में अब आपको रेयर मोटर नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप ही दिया गया है रेदर देन ऑल व्हील ड्राइव। और इस नई पावर ट्रेन की वजह से जो इसकी पावर है वो भी 313 HP से कम होकर अब 204 HP रह गई है। वहीं टॉर्क भी 494 Nm से घटकर 250 Nm रह गया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अब ये गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 5.49 सेकंड्स की बजाय 8.31 सेकंड्स में हासिल करती है। अगर आप iX1 इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो वो इसके मुकाबले ज्यादा क्विक है विद सेम बैटरी पैक। BMW के मुताबिक इसमें जो सर्टिफाइड रेंज आपको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, यानी iX1 के मुकाबले लॉन्ग व्हील बेस में जो रेंज है वो 440 किलोमीटर से बढ़कर 531 किलोमीटर की हो गई है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस इनिशियली इसमें आपको प्रीवियस ओल्ड xDrive 30 वर्जन के मुकाबले सबड्यूड लगती है, स्पेशली जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसको एक्सेलरेट करते हैं। हालांकि एक बार ये अपना पेस पकड़ लेती है तो बेटर परफॉर्म करती है। वहीं इसकी हैंडलिंग भी थोड़ी सी सबड्यूड ही है और जो पावर डिलीवरी है वो रिलैक्स्ड है, यानी इस गाड़ी को पुश करने के लिए इनिशियली थोड़े से एफर्ट लगते हैं। ऑल्दो जो इसकी राइड क्वालिटी है वो काफी एक्सेलेंट है और शार्प बम्प्स हो या फिर गड्ढे ही क्यों ना हो, इसका सस्पेंशन बखूबी काम करता है। तो ओवरऑल आपको एक गुड बॉडी कंपोजर और एक कंफर्टेबल राइड इसमें मिलेगी। फाइनल प्राइस और वर्डिक्ट की बात करें तो इस गाड़ी का जो फ्रंट केबिन है वो तो नहीं बदला गया है, जिसमें काफी फीचर्स भी मौजूद हैं, फिर चाहे वो ड्राइवर ओरिएंटेड फीचर्स ही क्यों ना हो या फिर इंटीरियर क्वालिटी ही क्यों ना हो। ऑल्दो रेयर सीट्स अब इसकी अट्रैक्टिव हैं, ज्यादा स्पेस है और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी ये ऑफर करती है। प्राइसिंग अब इसकी अट्रैक्टिव रखी गई है डेफिनेटली। हालांकि ड्राइव के मामले में थोड़े से लैग्स आप इसमें महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप एक प्राइस सेंसिटिव बायर हैं तो BMW ने एक अच्छा पैकेज देने की कोशिश की है। तो ये थी BMW की iX1 लॉन्ग व्हील बेस, जो मेड इन इंडिया होने की वजह से अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है और इस प्राइस में ये बेहतरीन कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस लैंड करती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे एप्रिलिया की नेकेड स्पोर्ट बाइक ट्यूनो 457 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवर ड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। एप्रिलिया अपनी परफॉर्मेंस बाइक के लिए जानी जाती है और इसी कड़ी में कंपनी ने अपनी नेकेड स्पोर्ट बाइक सेगमेंट में ट्यूनो 457 को लॉन्च कर दिया है। तो कैसी है ये नई बाइक और ये RS 457 से कितनी अलग है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी।
400 सीसी सेगमेंट में अप्रिलिया की दूसरी बाइक टूनो 457 है। यूँ कहें कि RS 457 का नेकेड वर्जन, और इसलिए कहें क्योंकि इसे सेम RS 457 के बेस पर बनाया गया है। वही इंजन है, वही परफॉर्मेंस है, वही आपका डिज़ाइन है, सिर्फ फ़र्क है तो ये नेकेड है और वो फेयरिंग वाली बाइक है। इसकी टूनो 457 की जो कीमत है वो जान लीजिए 3,95,000 रुपये एक शोरूम, और कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और जो इसकी डिलीवरी है वो होगी मार्च 1 वीक से। जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है बिल्कुल जो अप्रिलिया की जो स्पोर्ट्स बाइक है उससे लिया गया है, लेकिन ये मेड इन इंडिया है और इसे कंपनी बारामती के प्लांट में ही बना रही है और इंडिया में तो बेची गई है, साथ ही इसे एक्सपोर्ट भी करेगी। मैं बता दूं कि इसे जो RS 457 है उसके ही थीम पर, उसके ही बेस पर, यहाँ तक कि वही इंजन इसमें लगाया गया, लेकिन थोड़े बहुत ट्विक किया गया है। और ट्विक क्या किया गया है, जो पहली चीज़ जो दिखने में आएगा वो है इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक जो RS 457 है उससे अलग है। कैपेसिटी इसकी है करीब 13 लीटर के आसपास, और इसे खासकर जो राइडर है उसके जो सिटिंग पोजीशन उसके हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है। जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा वाइडर रखा गया है और थोड़ा सा अप रखा गया है, ताकि इससे आप आराम से सिटी हो या फिर ट्रैफिक वाले रास्ते या फिर हाईवे, तीनों जगह आसानी से आप क्रूज कर सकते हैं। और जो मेन बदलाव है जो लुक एंड फील का है वो है इसका जो सामने का हेडलैम्प। कंपनी इससे ट्रिपल हेडलाइट कहती है क्योंकि दोनों साइड DRL है और सामने इसका मेन हेडलैम्प दिया गया है। और जो इसका फ्रंट फोक है इसका जो डायमीटर है 41 mm का है, और जो इसका ट्रेवल लेआउट है वो है 120 mm, जबकि रियर में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर दिया गया है और उसकी जो ट्रेवल लेआउट है 130 mm। और फ्रंट रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिए गए और दोनों में ही आपको ABS चैनल दिया गया है, लेकिन उससे आप ऑफ भी कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया, रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक है। साथ ही जो इसका इंजन है उसको कूल करने के लिए यहाँ पर बड़ा सा कूलिंग सिस्टम दिया गया ताकि इंजन कूल रहे, क्योंकि ये पैरेलल ट्विन इंजन इसमें फिट किया गया है। टूनो 457 का जो मेन जो है वो है इसका हार्ट इंजन, और यही इसकी जो पहचान है। एक तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ट्विन सिलेंडर इंजन है और जो इसकी कैपेसिटी है 457 सीसी, पावर आउटपुट 47.6 bhp, और जो टॉर्क है मत पूछिए 43.5 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क दिया गया है। और दूसरी चीज़, आपको इनिशियल स्टेज में आपको बेहतर टॉर्क मिले, बेहतर पुशिंग पावर मिले, इसके लिए जो इसका चैन स्पॉकेट है उसका जो रियर टीथ है उसमें भी बदलाव किया है। उसमें एक टीथ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से जो इसका इनिशियल स्टेज में जो पावर मिलता है, जो थ्रिल मिलता है, वो RS 457 से आपको बेहतर मिलता है। मैं बता दूं कि जो इसका स्विंग आर्म है वो हो मत पूछिए, ये स्टील मेटल से बना हुआ है और यही इसकी रिजिडिटी है। आप किसी भी टर्न में चलाएं या हाईवे में चलाएं, दोनों जगह बाइक पकड़ के चलती है। टूनो 457 जरूर नेकेड परफॉर्मेंस बाइक है, लेकिन जो इसकी हैंडलिंग है, जो इसकी राइडिंग पोजीशन है, उससे नॉर्मल बाइक की तरह रखा गया है। जो इसका सीट का हाइट है करीब 800 mm है। मैं बैठ के दिखाता हूँ। ऐसे बैठा तो ये है बैठने के बाद इसका पोजीशन, और जो इसका हैंडल बार है थोड़ा सा अप रखा गया है और वाइडर रखा गया है ताकि आप ट्रैफिक वाले रास्ते में भी इस आसानी से क्रूज कर सकते हैं। जो इसका TFT स्क्रीन है सामने दिया गया, ये 5 इंच का है, थोड़ा सा अप रखा गया है ताकि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाए और आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के सहारे कनेक्ट करके मैप, फ़ोन कॉल, SMS और म्यूजिक को आप यहाँ पर टॉगल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ यूनिक फीचर्स जो कंपनी ने इसमें दिए हैं। जो स्विच नॉब्स हैं काफ़ी बेहतर हैं, और जो मेन जो फ्यूल टैंक का जो यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है वो राइडर के जो पोजीशन है उसके हिसाब से दिया गया, और यही इसकी एक यूनिक फीचर्स हैं।
457 का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है और इसके पीछे वजह है जो इसका वाइडर हैंडल है वो, और दूसरा जो हैंडल का जो पोजीशनिंग है थोड़ा सा अप रखा गया, और तीसरा जो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन चेंज किया गया है, इससे जो राइडर की जो पोजीशनिंग है वो पूरा चेंज हो गया है, पूरी तरह से एरोडायनेमिक हो गई है। और दूसरी चीज़, आप इसे किसी भी टर्न में चलाएं, रोड को पकड़ के चलती है। टोना 457 का जो परफॉर्मेंस है वो सेम RS 457 की तरह है, वही थ्रोटल रिस्पॉन्स, वही आपको पिकअप मिलता है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में जो थ्रोटल रिस्पॉन्स मिलता है, जो पुलिंग पावर मिलता है, वो RS 457 से बेहतर हो गया है। और इसके पीछे वजह है कि जो इसका चैन स्पॉकेट का जो रियर टीथ है उसमें एक टीथ बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से जो इनिशियल स्टेज में जो पुलिंग पावर मिलता है वो थोड़ा सा बेहतर है RS 457 के मुकाबले। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी शानदार है, और इसके पीछे वजह है कि आपको फ्रंट में बड़े साइज का डिस्क मिलता है, जबकि रियर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, और दोनों में आपको ABS है, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। इसी वजह से जो इसका कंट्रोल है वो काफ़ी बेहतर है, और इसमें आपको 3 राइड मोड मिलता है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, इको, रेन और स्पोर्ट्स। अगर आप हार्डकोर राइडर नहीं हैं तो आप आराम से आप इको में चलाएं, रेन मोड में चलाएं, जब थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता हो, फिर देखिए इसका जो पावर है थोड़ा सा डाउन हो जाता है और बाइक स्मूथ निम्बल चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस बाइक को क्या लेनी चाहिए नहीं, तो मैं बता दूं, अगर आप हार्डकोर परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, वो भी करीब 4 लाख के बजट में, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो लगभग सभी शहरों में नहीं है, तो आप जिस शहर में इसकी सेल सर्विस है, जिस शहर में इसके शोरूम है, तो आप वहाँ पर ज़रूर लें। अगर आपके शहर में नहीं है तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ियों के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और इनके क्या हैं फायदे, जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता, और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ऑटो जगत में क्या कुछ हलचल रही इस पूरे हफ्ते। देखिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, और यहाँ से रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मारुति सुजुकी अपनी लोकप्रिय सेडान कार सियाज को जल्द ही फेज आउट करने वाली है, क्योंकि कंपनी इस कार में बहुत दिनों से कोई अपडेट लेकर नहीं आई है, और इसी वजह से कंपनी आने वाले दिनों में इसे बाजार से हटाने की योजना बना रही है। और इसके पीछे जो मेन वजह है सेडान गाड़ियों की कम बिक्री और ट्रेंड से आउट होना, क्योंकि इन दिनों जो ट्रेंड में गाड़ियां हैं वो हैं एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और फिलहाल जितनी भी सेडान गाड़ियां इन दिनों हैं उन सब की सेल काफ़ी कम है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। और फिलहाल जो मारुति की जो सियाज है उसके 4 वेरिएंट थे, लेकिन कंपनी सिर्फ 2 ही वेरिएंट बेच रही है, और इसकी कीमत है 9,41,000 से 11,11,000 रुपये के बीच। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी सियाज की जगह कोई दूसरा मॉडल पेश करे। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ट्रेंड को देखते हुए यामाहा भी इस सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है, क्योंकि होंडा और सुजुकी पहले से ही इस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को उतार चुके हैं,
और इसी वजह से यामाहा के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। और मैं आपको बता दूं कि जापानीज टू व्हीलर कंपनियों में सिर्फ यामाहा ही पीछे है और कंपनी का कहना है कि अभी वो इस ट्रेंड को देख रही है, समझ रही है, क्योंकि यामाहा अपनी परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसी वजह से वो मास सेगमेंट में उतरने से घबरा रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यामाहा एक स्टार्टअप कंपनी रिवर में काफ़ी बड़ा हिस्सा लगा चुकी है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है। और एक चीज़ और बता दूं कि यामाहा की पहले से ही यूरोपियन कंट्री में न्यूज करके एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले से मौजूद है। अब देखना होगा कि कंपनी क्या न्यूज जैसा कुछ यहाँ पर लेकर आएगी या रेंज, परफॉर्मेंस या किफ़ायती प्राइस में स्कूटर लॉन्च करेगी। तो इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यू, सजेशंस या कोई टिप्स हमारे लिए हैं तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।